हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से स्टार्ट करेंगे पॉलिटी पढ़ना। फिजिक्स आप पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स आप सर से पढ़ लेते हैं और बहुत चैनल्स हैं उनसे पढ़ लेते हैं। तो आज से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज एक पॉलिटी पढ़ाने की पहली सफल कोशिश है। स्टार्टिंग कर रहा हूँ अनुसूची से। आप बोलोगे भैया संविधान सभा से पढ़ाते तो वो सब प्रोसेस दोबारा से चालू होगा, लेकिन आज डेमो मान लो, कुछ मान लो, आज मैं स्टार्टिंग करूंगा अनुसूची से। ठीक है, तो आप यह बात समझने की कोशिश करना, अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पूरी तो मैं आपको कोई चीज नहीं करा पाऊंगा, सिलेबस वाइज सिलेबस, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको पूरा कोई सिलेबस नहीं करा पाऊंगा, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर बहुत अच्छे से डिस्कस हम और आप करेंगे। ओके जी सर, चलो आवाज सही आ रही है? ठीक है, चलिए आज बात करेंगे हम अनुसूची की। देखो, जब हमारा संविधान बना था, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 1950 को, तो उसको हम कहते हैं मूल संविधान। उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी, कितने भाग थे, सभी जानते हैं। तो वो क्या था? मूल संविधान था। उस टाइम पर जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी भाई? 8 अनुसूची थी। लेकिन कुछ टाइम परिवर्तन हुआ, 4 अनुसूची हमने इसमें और ऐड कर दी। अब जाकर ये 12 अनुसूची बन गई है संविधान। तो आज हम इन 12 अनुसूचियों के विषय में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपने अच्छे से तमीज से मेरे साथ ये वीडियो देखी और पूरे एक्टिव होकर देखी, गारंटी की बात है आज सभी आप यही आंसर्स बताओगे, सभी को मुंह अनुसूची आज याद होंगी। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है संविधान में संशोधन वो भी आप करेंगे। देखो, कुछ ट्रिक हैं कि एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि, ये मुझे बहुत बड़ी बकवास बड़ी लगती है। कभी कभी किसी ट्रिक को पढ़ने की कोशिश आप डायरेक्ट मत किया करो, कोशिश करा करो कि हम उस चीज को डिटेल में पढ़ पाए। तो देखो, इसमें आपने ट्रिक पढ़ी होगी, जानता हूं आपको याद होंगे ना, सूची पक्की बात है, लेकिन इनसे रिलेटेड और भी तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बनते होंगे आज, जिनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। पहले हम 6 पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। वैसे बहुत ही रेयर चांस होता है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए, लेकिन हमको सभी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। जो हमारी पहली अनुसूची थी उसमें किसके विषय में बताया गया था? देश में कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, इनके विषय में हमको उसमें बताया गया। जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, पहला पृष्ठ खोलते हैं, तो आपको उसमें इंडेक्स मिलता है, कौन से पेज पर क्या चैप्टर है, तो वही हमारा अनुसूची में है। इसमें पूरा कार्यक्रम है, क्रम बाय क्रम, हमको किस प्रकार किस क्रिया में उसको कैसे क्या करना है, सब इस चीज को अनुसूची है। हाँ, शेड्यूल भी इन्हीं को कहते हैं, इनको इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। तो पहली जो अनुसूची है, देश के विषय में बताया गया, राज्यों के विषय में बताया गया, संघ क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज के विषय में बताया गया बहुत अच्छे से। अगर कोई बाहर का आदमी भी अनुसूची को पढ़ना चाहे तो वो अच्छे से पढ़ सकता है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, नंबर 2 की, तो इसमें क्या है भैया? वेतन और भत्ते। वेतन भत्ता बोल सकता हूं इसको। ठीक, वेतन भत्ते। इसमें आम आदमी के वेतन भत्ते के विषय में बात नहीं की जाती है कि मैं काम कहीं करता हूं, तुम कहीं काम करते हो, कितना पैसा मिलता है, इसके नहीं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, और सीजीआई, चीफ जस्टिस, इनके विषय में वेतन भत्ते की बात की जाती है। नंबर तीसरी की मैं बात करता हूं, तो इसमें भैया शपथ का वर्णन है। इसका वर्णन है, इसमें शपथ का वर्णन है, इसमें शपथ दिलाई जाती है। अगर मैं नंबर 4 की बात करता हूं, तो इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। क्या है भैया? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने एमपी जाएंगे, कौन से राज्य से राज्यसभा में कितने एमपी जाएंगे, कितने वहां सदस्य बनेंगे, तो ये सब चीज राज्यसभा में नंबर 4 में इनके विषय में बात की गई है। अगर नंबर 5 की मैं बात करूं, तो भैया आप जानते होंगे एससी
और एसटी के लिए प्रावधान। ठीक है। और नंबर 6 की मैं बात करूं तो यहां पर ओनली एसटी की बात की गई है, इसी से रिलेटेड है एससी एसटी। इनको बोलते हैं देखो अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति। नंबर 6 की जो बात की गई है यहां पर ओनली एसटीज की बात की गई है, और ओनली एसटीज में भी 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये भी एक जबरदस्ती के साथ ऐड हो गया था जिसको बोलते हैं मिजोरम। ठीक है, तो आप इनको शॉर्ट में याद करना है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना मणिपुर नहीं है, बहुत सी जगह पर आपको एग्जाम में मणिपुर मिलेगा लेकिन मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। तो एक बार दोबारा मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको याद कराने की कोशिश करूंगा कि जो मेरी पहली अनुसूची है नंबर 1, इसमें देश के विषय में, राज्य के विषय में बात की गई है। अगर मैं नंबर 2 की बात करता हूं, 2 नंबर, इसमें क्या पैसा, वेतन भत्ते का मतलब पैसा होता है। पैसा कमाने के 2 ही तरीके होते हैं, मेहनत से पैसा कमाना, और सेकंड तरीका होता है गलत कामों से पैसा कमाना। एक होता है कि नहीं तेरा पैसा तो 2 नंबर का है, तेरे में मेहनत कम है, मेरा मेहनत का, तेरा 2 नंबर का, बोलते हैं ना ऐसे सभी लोग यूज में। तो नंबर 2 से आप इस बात को ध्यान रखना कि नंबर 2 पैसा कमाना, मतलब नंबर 2 तो गलत तरीके से पैसा कमाना, नंबर 2 वेतन भत्ते। ठीक है। नंबर 3, इसमें भी 3 कैपिटल्स हैं, इसमें भी 3 अक्षर आए हैं, 3 से आप सब याद कर लो। और जहां पर 4 आदमी एक साथ बैठ जाएं तो वहां पर एक सभा बन जाती है, जहां पर 4 आदमी बैठ जाएं तो मानो एक सभा मंडली बन जाती है। तो उस चीज को मैंने राज्यसभा के नाम से ऐलान कर लिया। लेकिन याद करना लोकसभा नहीं है, राज्यसभा ध्यान करना, लोकसभा नहीं है। राज्यसभा में कितने एमपी चुनकर जाते हैं इसका प्रतिनिधित्व नंबर 4 में दिया जाता है। और 5 की आकृति है जैसी है, 5 और एस, तो एससी एंड एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो 5 से आप डायरेक्ट याद कर लेना नंबर 5 से इसकी आकृति ऐसी जैसी है, एससी एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान, नंबर 5। और जो नंबर 6 है वो इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड, ओनली एसटी के लिए बात करती है, और एसटी ओनली 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए वो 4 राज्यों के लिए बात करती है। उम्मीद है आपको यहां तक ये बात समझ में आई होगी, और वीडियो को बार बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, सबसे समझ में आ जाती है। चलो, तो 6 तक हमने कर लिया काम। अब इससे आगे बढ़ने की बात करते हैं। आगे जो यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट चालू होती है, इंपोर्टेंट सभी होता है, जो एग्जाम में आ जाए वो इंपोर्टेंट है। अब मैंने मानो आपको कह दिया कि इंपोर्टेंट नहीं है, अरे इनमें से एग्जाम क्वेश्चन आ गया तो क्या मैं मना कर दूंगा ये इंपोर्टेंट नहीं, तुमने क्यों दे दी? अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए समझ लो इंपोर्टेंट है वो। तो 6 बता दें आंसर, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये बहुत इंपोर्टेंट है, एक्टिव होकर बहुत ध्यान से सुनना आपको। तो देखो मैं आपको कुछ शक्तियां बता दूंगा। नंबर 7 में क्या आता है कि देखो हमारा केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, किन पॉइंट पर केंद्र सरकार काम करती है और किन पॉइंट पर राज्य सरकार काम करती है। तो इनको सूचियों में डिवाइड किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम केंद्र सूची, और जो राज्य पर काम करते हैं उसको बोलते हैं राज्य सूची। ठीक। तो केंद्र सरकार के पास 97 विषय थे स्टार्टिंग में, जो बढ़कर कितने हो गए, अब 100 हो गई। पहले 97 विषय पर केंद्र सरकार काम करती थी, लेकिन अब वो विषय बढ़कर 100 हो गए। पहले 66 विषय पर राज्य सरकार काम करती थी, अब ये घटकर 61 हो गई। ठीक। देखो केंद्र सरकार का काम क्या होता है, राज्य सरकार का काम क्या होता है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर दोनों मिलकर काम करेंगी, राज्य सरकार भी करेगी, केंद्र सरकार भी करेगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। मानो इसका कोई पॉइंट है जनगणना, जनगणना है,
तो जनगणना हर 10 साल बाद होती है, 10 साल बाद होती है, 12 साल बाद, 10 साल बाद होती है ना। जनगणना हर 10 साल बाद होती है, तो को राज्य की तो होती नहीं, पूरे देश की होती है, तो केंद्र सरकार का विषय है। अब मानो मुझे राज्य में पुलिस की भर्ती करानी है, यूपी पुलिस के लिए आप बहुत तैयार हो, तो राज्य में मुझे कितने पुलिसकर्मी भर्ती करनी है, पुलिस की हरियाणा पुलिस में भर्ती करनी है, यूपी पुलिस में भर्ती करनी है, एमपी पुलिस में भर्ती करनी है, बिहार पुलिस में भर्ती करनी है, तो वहां की ये राज्य गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम आता है, केंद्र सरकार के से कोई लेना देना नहीं। तो वहां की राज्य सरकार देखेगी कि हमको पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए कितने पुलिसकर्मी भर्ती करने हैं, तो ये राज्य सरकार का विषय है, और 61 विषय पर राज्य सरकार काम करती है। देखो, केंद्र के विषय, जो विषय केंद्र के हैं उन पर राज्य सरकार कभी निर्णय नहीं ले सकती, जो विषय केंद्र के हैं उन पर राज्य सरकार कभी निर्णय नहीं ले सकती। जरूरत पड़ने पर राज्य के विषय पर केंद्र सरकार काम कर सकती है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, उनको बोलते हैं समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं भैया? समवर्ती सूची। इसके पास स्टार्टिंग में 47 विषय थे, लेकिन अब ये फिलहाल में 52 विषय पर काम करती है, बढ़कर 52 हो गए। जैसे कि ये, अब मानो मैंने 12th की थी यूपी बोर्ड से, किसी ने सीबीएसई बोर्ड से की होगी, किसी ने एचबीएसई बोर्ड से की होगी, किसी ने बिहार बोर्ड से की होगी, तो ये राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। इस पर राज्य सरकार भी डिसीजन ले सकती है और केंद्र सरकार भी इस पर डिसीजन ले सकती है। ये दोनों का विषय है, दोनों सरकार इस पर मिलजुल कर काम कर सकती है। तो ये होती है शक्तियां, और इन्हीं को नंबर 7 अनुसूची में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है नंबर 7 अनुसूची में? कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। इतनी बात हमने आप सीख ली कि शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे होता है। और नंबर 8 की मैं बात करता हूं, 8 नंबर अनुसूची, तो इसमें क्या आता है? इसमें आती है मानक भाषा। क्या आती है? मानक भाषा। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम पीरियड पर 14 मानक भाषाएं थी। ठीक है, कितनी थी? 14 मानक भाषाएं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद 14 जो मानक भाषाएं थी, देखो जब सरकार बनी, उन्होंने भाई सरकार को चलाने के लिए देश का का जिम्मा उठाया। उन्होंने बांटा कि भाई बहुत बड़ा एक एरिया है, इसको अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दो। तो पहला जो राज्य बना था 1953 में, आंध्र प्रदेश बना था, भाषा के आधार पर बना था। उसी टाइम पर एक फजल अली साहब थे, इनका फजल अली नाम से आयोग भी चलाया गया था। इन्होंने भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन कर दिया। कितनों का? 14 राज्यों का। और प्रथम भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषियों के लिए। और फजल अली साहब ने के नाम से एक फजल अली आयोग बना, और इन्होंने ही भाषा के आधार पर 14 राज्यों का निर्माण कर दिया गया। और कुछ टाइम बाद नई नई भाषाएं आने लगी, तो राज्य भी बनने लगे। एक भाषा आई, फिर 3 भाषा आई, फिर 4 भाषा आई। जब भाई कोई चीज जोड़ी जाती है तो कोई ना कोई संविधान में संशोधन होता है। अब मानो कि संविधान में संशोधन बहुत ही जिद्दोजहद के बाद होता है, कोई नॉर्मली बात नहीं संविधान में संशोधन करना। संविधान में जब संशोधन हुआ था, देखो 21वां संविधान संशोधन हुआ, एक भाषा जुड़ गई। फिर हुआ था तुम्हारा शायद 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषा जुड़ गई। फिर हुआ था आपका 92वां संविधान संशोधन, 4 भाषा जुड़ गई तुम्हारी। अब इनमें मैं भाषा की बात करूं तो कौन कौन सी भाषा थी? तो देखो ये तो सिंधी भाषा थी, सन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सन आप छोड़ो, सिंधी थी। लेकिन ये आपको बहुत दिक्कत करेंगे, एग्जाम में बहुत आती है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि देखो मैं इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा इजीली, कि इसमें 2 आएंगी आने वाली भाषा। एक तो आएगी कोंकणी, गोवा की लैंग्वेज है ना कोंकणी। एक आएगी आपकी मणिपुरी, मणिपुर की लैंग्वेज। और एक विदेशी भाषा ले लो आप, नेपाली। ठीक है, तो इसकी ट्रिक आप समझ सकते हो कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, 2 आने वाली, और एक विदेशी भाषा तुम्हारी नेपाली। तो 2 आने वाली से आप कोंकणी मणिपुरी इजीली समझ सकते हो, एक विदेशी नेपाली। अब 92वां संविधान संशोधन हुआ सर आपका। अब इसमें कौन कौन सी भाषा जुड़ी? 4 भाषा आपकी इसमें ऐड हुई। तो इसमें थी संथाली,
और दूसरी आपकी मैथिली, और फिर बोडो, और फिर आपकी डोगरी। ठीक है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो लास्ट में आप ध्यान करना, दो में थली थली आ रहा है, लास्ट में थली, लास्ट में थली, तो दो तो हो गई थली वाली। इसमें थी दो आने वाली, कोंकणी, मणिपुरी, एक विदेशी नेपाली। इसमें दो थैली वाले आ रही हैं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इसके लास्ट में दो है, इसके शुरू में दो है। तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में टच कर लेना। दो जैसे कि बात आती है कि देखो 8वीं अनुसूची में आपको बताऊं जी, 8वीं अनुसूची मानक भाषा की जब संविधान बना था तो उसमें 14 मानक भाषाएं थी। फजल अली साहब ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया था कि कुछ टाइम बाद कुछ नई भाषाएं आई, उनके आधार पर राज्य बनाने की जरूरत पड़ी होगी। तो पहला जो संविधान में भाषा के लिए संविधान में संशोधन हुआ था वो 21वां संविधान संशोधन था। भाषा के आधार पर पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां, वो सिंधी भाषा थी। फिर 3 भाषा और जोड़ी गई संविधान में, 71वां संविधान संशोधन था। 2 आने वाली थी, कोंकणी, मणिपुरी और एक आपकी विदेशी नेपाली। फिर 4 भाषा और जुड़ी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये था 92वां संविधान संशोधन। तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान करना, जो आप इनको हल्के में ले रहे हो ना, इनको हल्के में मत लेना भैया। 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां, कौन कौन सी भाषा जुड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो आप इन चीजों को। ठीक है, अगर आप लूसेंट में ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करोगे ना तो कम से कम 40 या 20-30 क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें मैं, इन्हीं पर घुमा फिरा कर मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और सत्यों को बंटवारा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उम्मीद आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, टाइम तो हो गया होगा बहुत वैसे, चलो जल्दी जल्दी करा देते हैं। तो जो देखो, जब हमारा मूल संविधान बना था तो 8 भाषाएं थी, 8 अनुसूचियां थी, तो ये तो पहले भी थी। जब भाई 4 हमारे पास नई और जोड़ गई हैं, 9, 10, 11, 12, तो कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके जस्ट एक साल बाद 1951 में संविधान को बदलने की प्रथम सफल कोशिश की गई, जिसे हम पहला संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। और जो हुआ था 9वीं अनुसूची में, किसके लिए हुआ था कि भूमि में कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। क्या किया जाए भैया? भूमि में सुधार। तो भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची में 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसे बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची में हुआ था, भूमि सुधार के लिए हुआ। अब देखो कुछ टाइम बाद 10वीं भी जुड़ी होगी, तो इसके लिए भी कोई ना कोई संविधान में संशोधन हुआ होगा। तो इसके लिए हुआ था 1985 में, और फिर 11वीं के लिए भी हुआ होगा। इसके लिए हुआ था 92 में स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन 93 तक चली थी, अप्रैल तक इसकी जिद्दोजहद 93 अप्रैल तक चली थी। और जो 12 में हुआ था ये भी 93 में हुआ था। तो 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची बन गई। फिर 1985 में 10वीं बनेगी, 92 से 93 तक 11वीं बनी, अब 93 में ही बनेगी तुम्हारी 12वीं। इसमें क्या क्या इस बात को समझिए। तो देखो 1984 में इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था, गोली चली थी, पर क्या हुआ था, हाँ ये जो कुछ हुआ 1984 में इंदिरा गांधी जी का जो मर्डर हुआ था, उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, बहुत ही डगमगा गई। और उस टाइम के बाद राजीव गांधी सर आए, उन्होंने दल बदल का प्रावधान किया। दल बदल कि कोई भी राजनेता जीतने के बाद कोई सेकंड पार्टी में जाएगा तो उसकी जो शक्तियां, जो उनकी पावर है, उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो दल बदल का प्रावधान आया। इसकी कुछ शर्तें हुई कि इन कंडीशन पर आप दल बदल करोगे, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या था, 1985 में हुआ था। जो 11वां है, ये आपकी नगर पंचायत होती है। क्या है? नगर पंचायत। 1992 में चला था ये, और 1993 के अप्रैल तक ये संशोधन चला, और इसीलिए अप्रैल में ही
नगर पंचायत डे मनाया जाता है, नगर पंचायत दिवस अप्रैल में ही मनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि ये जो अमेंडमेंट था ये अप्रैल तक चला था। और इसकी मैं आपको इजीली बात बताऊं कि ये 29 विषय पर काम करती है और नगर पंचायत का मेंबर बनने के लिए ओनली 21 साल की एज ही पर्याप्त है। ग्राम पंचायत का मेंबर तो 18 साल के बाद ही बन जाता है आदमी। ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए 18 साल उम्र में पर्याप्त है, लेकिन नगर पंचायत का मेंबर बनने के लिए 21 साल की एज होनी चाहिए। और नगर पंचायत 29 विषय पर काम करती है। जो गांव में नगर पंचायत होती है वही शहरों में नगर निगम होता है। क्या होता है? नगर निगम, जिसे हम बोलते हैं नगर पालिका। तो ये कौन सी अनुसूची में है? ये आपका 12वीं अनुसूची में है, 93 में बताया। अब हाँ, मैंने आपको इसका अमेंडमेंट का नाम नहीं बताया है, कोई नहीं। तो ये तो था पहला संविधान संशोधन। ये था आपका 52वां 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल। और यह था तुम्हारा 73वां संविधान संशोधन 1992। और यह था तुम्हारा 74वां संविधान संशोधन 1993। दोबारा बताता हूं, दोबारा सुन लो। पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ भूमि सुधार के लिए। फिर कुछ टाइम बाद जो आपको पहले बताए थे उनको भी याद रखना। फिर हुआ 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल के लिए आया। फिर हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया ये, और ये नगर पंचायत के लिए आया। फिर आया तुम्हारा 74वां संविधान संशोधन 1993 में, ये नगर निगम के लिए आया। ये जो गांव में नगर पंचायत होती है वही शहरों में नगर निगम होती है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई किसी को? हाँ देखो, तो ये राज्यपाल के अकॉर्डिंग काम करती है। इनका जो जिम्मा होता है वो राज्यपाल के पास होता है, जैसे वो आदेश देंगे वैसे ये काम करती हैं। हाँ, इसके विषय लिख लो। नगर निगम के पास ओनली 18 विषय होते हैं, ये 18 विषय पर काम करती है। और नगर पंचायत के पास आपके 29 विषय होते हैं, 29 विषय पर काम करती है। ठीक है, और इजीली ये 12 अनुसूची हैं, तो आपके समझ में आ गई होंगी। ज्यादा कोई दिक्कत इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं, बहुत ही सिंपल सा काम है। तो स्क्रीनशॉट की बात है लिख लेना, वीडियो आपके पास ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको बहुत अच्छे से दिल्ली समझा दिया, तो उम्मीद आपके समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।